देखो कोलिजन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। ठीक है, कोलिजन एग्जांपल बता सकते हो क्या? कहाँ कहाँ देखना डे टू डे लाइफ में जो कोलिजन के एग्जांपल्स हैं? ट्रक, बाइक। बाइक जाके किसी दूसरी बाइक से भिड़ गई है ना। फिर कैरम, सर, कैरम खेलते हो कि नहीं खेल रहे? बॉल, बॉल बैट। बैट बॉल का एग्जांपल, फुटबॉल को किक मारना, तो गिल्ली ऐसे डंडा। है गिल्ली डंडा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कोलिजन के। ठीक है, कोलिजन के लिए ये जरूरी नहीं है कि दो बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में आए। जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, उसमें दो बॉडी एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आती। तो कोलिजन के लिए जरूरी नहीं है कि दो बॉडी एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आए, बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी कोलिजन होता है। ठीक है, एंड देन अब मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ कोलिजन्स के लिए, क्या क्या थ्योरी हमको पढ़नी है कोलिजन में। सो सपोज दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे। ये एक बॉडी है या बॉल आप ले सकते हो, है ना। सपोज दिस इज द बॉल, इसकी वेलोसिटी u1, मास m1। ये दूसरी बॉल है, इसकी वेलोसिटी u2 विच इज लेस देन u1, इसका मास है m2। फिर ये ड्यूरिंग कोलिजन ये दोनों बॉल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे एंड आफ्टर कोलिजन दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2। दिस इज v1, इसका मास है m1, इसका मास है m2। और ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसको आप बोलोगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे दिस इज द कंडीशन जस्ट बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, जस्ट आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड जस्ट बिफोर कोलिजन। तो जो कोलिजन इंपैक्ट होती है वो कितनी देर के लिए होती है यहाँ पे? दिस इज द फोर्सेस जो लग रहा है इस पे, दिस इज फोर्स ऑन 2/1, दिस इज फोर्स ऑन 1/2। तो ये जो कोलिजन होता है ये कितनी देर के लिए होता है? dt टाइम के लिए होता है, तो कोलिजन इंटरवल। तो यहाँ पे ये t प्लस dt के जस्ट बाद हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं इस पे, और जस्ट बिफोर कोलिजन मतलब t माइनस dt पे। तो बेसिकली ये एट एनी टाइम t पे है। तो ड्यूरिंग कोलिजन dt के लिए हुआ, तो t माइनस dt पे जस्ट बिफोर कोलिजन हमको ट्रीट करना है, एंड t प्लस dt पे जस्ट आफ्टर कोलिजन हमको ट्रीट करना है। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशन। ये बॉल है आपकी, मास m1, ये है मास m2। तो अब क्या क्या थ्योरी हम इसमें पढ़ने वाले वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये अलोंग द लाइन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, जिस डायरेक्शन में ये फोर्सेस लगे ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, इसी डायरेक्शन पे मोशन हो रहा है। तो बेसिकली ये जो डायग्राम बनाया मैंने ये वन डायमेंशन कोलिजन का डायग्राम है। वन डायमेंशन को आप हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हो। ठीक है, तो ये वन डायमेंशन का एग्जांपल हो गया। अरे 9th में पढ़े थे क्या? हाँ, शायद 9th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका। ठीक है, तो अब इसमें ये वन डायमेंशन या हेड ऑन कोलिजन आप इसको बोल सकते हो। तो अब जो कुछ थ्योरी में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्या क्या हमको पढ़ना है। सो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में। ठीक है, मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन्स कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन्स कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको मैंने E से डिनोट किया। और जो E की वैल्यू होती है वो लेस देन 0 और 1 के बीच में होती है। और E को कैसे डिफाइन करते हैं अपन? E को डिफाइन किया जाता है v2 माइनस v1
अपॉन U1 माइनस U2। कुछ बुक में ऐसा लिखा रहेगा, माइनस ऑफ V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2, ऐसा भी होगा या ऐसा लिख दो आप। दिस इज एक्चुअली relative velocity of separation divided by relative velocity of approach, relative velocity of approach, ठीक है, relative velocity of approach, relative velocity of separation divided by relative velocity of approach। तो ये होता बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे, ठीक है, न्यूटन्स कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। E की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, थ्योरी है, इससे रिलेटेड, कोलिजन से रिलेटेड। और अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, ठीक है, ये जो टर्म आपने लिखी है इसी के लिए लिखा है यहाँ पे। एंड अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये इसी के लिए लिख रहे हैं आप। और अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0, सो देयरफॉर वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा है। तो सिस्टम किससे मिलकर बना, ये पूरा सिस्टम है आपका। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू total linear momentum during collision is equals to total linear momentum just after collision। तो ये जो हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखा है यहाँ पे, ये भी हमने अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वेशन हो जाएगी m1u1 प्लस m2u2, एंड ड्यूरिंग कोलिजन को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और इसके बारे में हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि ये dt टाइम इंटरवल के लिए होता है। तो हम इसको बस ऐसे ही लिखेंगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 v1 प्लस m2 v2, तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो कोलिजन की जो मेन थ्योरी है, कोई भी कोलिजन हो, है ना, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, ये हमेशा आपको लिखना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर फाइनाइट साइज की बॉडी है, लाइन ऑफ इंपैक्ट आपको दिख रहा है, तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट आपको न्यूटन्स कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखना है, एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट डन। एक बार समझा दो ना, नेट गया था। हाँ देख, ये कोलिजन थ्योरी है, हाँ कोलिजन, ये मतलब अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा यहाँ पे, टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। हाँ सर। हाँ बस इतना ही है इसमें, है ना। और इक्वेशन बना दिए फिर m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन, क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन के लिए हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है ना वेलोसिटी के फॉर्म पे, क्योंकि जब कोलिजन होता है उस टाइम पे dt टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी प्रॉपर डिफाइन नहीं होती हमारे पास में, तो हमने उसको वैसे ही लिखा है ना। एंड तीसरा जो पार्ट है m1v1 प्लस m2v2, क्लियर हो गया अभी। हाँ अगले पेज पे जा रहे हैं, अब हम टाइप्स ऑफ कोलिजन पे आते हैं। तो कोलिजन दो टाइप, ये कंडीशन हमेशा वैलिड रहेगी, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, ये कंडीशन हमेशा वैलिड होती, मतलब इनको आपको हमेशा ध्यान रखना है किसी भी टाइप के कोलिजन के लिए। एंड सेकंड, अगले पेज पे आएंगे अपन, पेज नंबर 2 पे। अब कोलिजन का टाइप मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं,
देखो भाई, अब यहाँ पे हम ले रहे हैं यहाँ पे कोलिजन का टाइप। कोलिजन बेटा दो टाइप का होता है, एक हो गया आपका इलास्टिक कोलिजन और एक कौन सा हो गया इन इलास्टिक कोलिजन। तो कोलिजन आपके दो टाइप के हो गए, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, दो टाइप के कोलिजन, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या होता है, देखो इलास्टिक कोलिजन में ए पार्ट along line of impact, along line of impact coefficient of restitution की वैल्यू 1 होती है, that is equals to v2 minus v1 upon u1 minus u2। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू अगर 1 है तो वो कौन सा कोलिजन होता है, आपका इलास्टिक कोलिजन होता है। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल इस पे भी अप्लाई होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये हमेशा वैलिड रहेगा। मतलब इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू टोटल लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट के लिए आप ऐसा लिखोगे। ठीक है, एंड तीसरी एक और कंडीशन यहाँ पे आती है बी पार्ट, that is conservation of kinetic energy। तो total kinetic energy just before collision is equals to total kinetic energy just after collision। ध्यान देना, but it is not equals to total kinetic energy during collision। हाँ, ड्यूरिंग कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। तो जस्ट बिफोर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती। मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद ड्यूरिंग कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम इक्वल होता है। तो ड्यूरिंग कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं है, कोलिजन जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करूं विथ टाइम, यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखा ये वाले एक्सिस पे, तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा एंड ड्यूरिंग फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये ड्यूरिंग कोलिजन के लिए, दिस इज फॉर dt टाइम इंटरवल। तो dt टाइम इंटरवल मतलब ये हो गया यहाँ पे जस्ट बिफोर कोलिजन और ये जस्ट आफ्टर कोलिजन, और ये बीच में कहां पे रहेगा, ड्यूरिंग कोलिजन। तो ड्यूरिंग कोलिजन के टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये डिक्रीज होती है, किसमें कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल में, फिर वापस आ जाती है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ इलास्टिक कोलिजन में कुछ इस तरह का रहता है। पहले कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज होके कांस्टेंट हो गई, है ना, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो dt टाइम इंटरवल में वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कंजर्व नहीं होती। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में ये कंडीशन होती हैं, इनको ध्यान रखना है। क्या क्या होता है भाई इलास्टिक कोलिजन में, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1, फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो सभी टाइप के कोलिजन में लगता है, और एक और टर्म है यहाँ पे एडिशनल, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, कंजर्व होती है। ठीक है, फिर आते हैं हम इन इलास्टिक कोलिजन में। तो इन इलास्टिक कोलिजन में लाइन ऑफ इंपैक्ट को आप LOI लिख सकते हो। ठीक है, लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट यहाँ पर भी जो फर्स्ट कंडीशन आएगी E इज V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, इसकी जो वैल्यू होती है E की, ये 1 से छोटी होती है और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होता है, 0।
तो E की वैल्यू 1 से कम रहेगी और 0 से ज्यादा या 0 के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। एंड दूसरा आता है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो लीनियर मोमेंटम बेटा हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, कंजर्व क्वांटिटी है, ठीक है। एंड तीसरे पार्ट में अपन आते हैं यहाँ पे बी पार्ट में, यहाँ पे देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी just before collision is greater than total kinetic energy just after collision। मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, और वो लॉस किसके फॉर्म पे अपीयर होता है, आपको हीट के फॉर्म पे अपीयर होता है या साउंड के फॉर्म पे अपीयर होता है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, किसमें, इन इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। तो ये थ्योरी है कोलिजन से रिलेटेड। तो भाई कोलिजन कितने टाइप के, दो टाइप के, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। अच्छा, एक जो ऊपर लिखा मैंने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, है ना। तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो गया। तो जो डायग्राम आपका बना वो 1 डायमेंशन का डायग्राम बनाया मैंने अभी, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन के डायग्राम यहाँ पे है नहीं। अपन पढ़ेंगे सिर्फ 1 डायमेंशन को डिटेल में, 2 डायमेंशन का थोड़ा सा पार्ट, 3 डायमेंशन अपन पढ़ेंगे नहीं। हाँ, इलास्टिक और इन इलास्टिक इन सब में आएगा। तो 1 डायमेंशन में भी इलास्टिक इन इलास्टिक रहेगा, 2 डायमेंशन में भी इलास्टिक इन इलास्टिक होता है, और 3 डायमेंशन में भी इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। तो ये कोलिजन के टाइप्स हैं एंड यहाँ पे हमने डिस्कशन लिया था। दोनों का कोई एग्जांपल? क्या बेटा? दोनों का कोई एग्जांपल सर? दोनों के इलास्टिक और इन इलास्टिक के एग्जांपल देख। इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल आपको रियल वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग आपने पढ़ा है ना, वो इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है ना। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वो इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है, बट रियल वर्ल्ड में इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल नहीं मिलेगा आपको। इन इलास्टिक के तो सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। जैसे आप कैरम खेल रहे हैं, तो कैरम जब स्ट्राइकर से आप कैरम को हिट करते हो, तो वो भी एक इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। देख, इलास्टिक कोलिजन में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है एंड जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो आप बोलोगे कि हाँ ये इलास्टिक है, ठीक है। बाकी रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं दिखाई देता हमको, समझ गए। रियल वर्ल्ड में जो कोलिजन होते वो सब कौन से होते, इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं, समझ गए कि नहीं। यस सर। एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता ही है ना हमेशा। जैसे आप गाड़ी चला रहे, गाड़ी जाके भिड़ गई किसी से, तो साउंड प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो अदर फॉर्म पे एनर्जी का लॉस उसमें हमको अपीयर होता है। तो इन इलास्टिक, रियल वर्ल्ड में इन इलास्टिक, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस सर पेज का। ग्राफ में ड्यूरिंग कोल्यूशन काइनेटिक एनर्जी जो डिक्रीज हो रही है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है सर। हाँ, तो जो रिड्यूस हो रही ग्राफ में देख, ड्यूरिंग कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है ना, वो किस में कन्वर्ट हो रही, वहां पे उस टाइम पे पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल में जाती है और फिर वापस पोटेंशियल जीरो होके वापस काइनेटिक में कन्वर्जन आ जाता है, ठीक है, समझ गए। ओके सर। ओके, ये इलास्टिक के लिए है, लेकिन वो है इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का हमेशा लॉस होता है, मतलब जो एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म पे चली जाती है, ठीक है। जी सर। ओके, सर स्क्रीनशॉट मतलब ले इस उसका पेज। ग्राफ नीचे जाएगा ना? हाँ, उसका ग्राफ तो हमें नीचे ही जाएगा फिर, इन इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे जाते हैं अपन। डन सर। डन। अब आते हैं अपन पेज नंबर 3 पे। 2 डायमेंशन कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे लिखोगे और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे लिखोगे, ठीक है।
Now page number 3. देखो फाइनाइट साइज की जो बॉडी होती है, ये जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब हम 2 डायमेंशन कोलिजन के लिए देख रहे हैं यहाँ पे। ये एक बॉडी है मान लो, और इसकी वेलोसिटी u1 है, यहाँ पे एंगल θ1 है, इसका मास सपोज m1 है, और ये दूसरी बॉडी है, इसकी वेलोसिटी है u2, एंगल यहाँ पे बना β2, और इसका मास है m2। एंड ड्यूरिंग कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, फिर जो दोनों बॉडी हैं ये जाने लगी इधर पे v1 वेलोसिटी से, एंगल θ1, ये जा रही इधर पे v2 वेलोसिटी से, और ये एंगल यहाँ पे θ2 है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। LOI मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये जो दिख रही है आपको फाइनाइट साइज की बॉडी पे। देख यहाँ पे जो इंटरनल फोर्सेस लग रहा है वो ये हो गया, फोर्स ऑन 1/2, दिस इज फोर्स ऑन 2/1, और इसका ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया, या फिर आप इसको क्या बोलोगे कि ये कौन सा डायरेक्शन यहाँ पे, दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन को क्या बोलोगे आप, नॉर्मल डायरेक्शन, जिसको आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया बेसिकली ये 2 डायमेंशन के लिए डायग्राम बनाया। ठीक है, 2 डायमेंशन, जैसे आप कैरम खेलते हो ना, तो कैरम खेलते टाइम मान लो यहाँ पे आपकी कैरम है, और इधर पे ये स्ट्राइकर है। ठीक है, ये सपोज स्ट्राइकर है, इससे आपने कैरम को हिट किया, तो आफ्टर कोलिजन ये जो कैरम है वो इधर चली गई, और जो स्ट्राइकर है वो इधर कहीं आ गया। ठीक है, दिस इज द स्ट्राइकर, और ये क्या है यहाँ पे, कैरम है। तो कोलिजन के बाद कैरम इधर चली गई और स्ट्राइकर इधर चला गया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया यहाँ पे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशन कोलिजन। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया यहाँ पे, 2 डायमेंशन कोलिजन का एग्जांपल हो गया ऐसा। तो ये सिचुएशन ऐसी होती है, मतलब दिस इज द कंडीशन जस्ट बिफोर कोलिजन, एंड दिस इज द कंडीशन ड्यूरिंग कोलिजन, एंड दिस इज द कंडीशन जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे लिखोगे, ये समझ गया ना, ये सिचुएशन है, इसको मैंने ऐसा लिखा, ये जस्ट बिफोर कोलिजन। डायग्राम में आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत पहले की बात, नहीं, जस्ट बिफोर कोलिजन ये बिल्कुल पास में है। और अगर आप बहुत दूर दूर ले लोगे इन दोनों बॉडीज को, तो कोलिजन हो गई नहीं, ये ऑलरेडी इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। तो ये जस्ट बिफोर कोलिजन मतलब बिल्कुल पास में, बस टकराने वाली है। ठीक है, एंड ये जो कंडीशन ड्रॉ किया मैंने, ये भी जस्ट आफ्टर कोलिजन की कंडीशन। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। तो इसमें ये कंपोनेंट आ जाएगा u1 cos अल्फा, ऐसे इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा u2 cos बीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका u2 sin बीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका u1 sin अल्फा। ऐसे यहाँ पे ये कंपोनेंट v1 cos θ1, और ये कंपोनेंट हो जाएगा v2 cos θ2, ये कंपोनेंट हो जाएगा v2 sin θ2, और ये कंपोनेंट हो जाएगा v1 sin θ1। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखना है। तो सबसे पहले along line of impact, along line of impact आपको क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये वाली इक्वेशन आएगी आपकी, दिस इज v2, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन along the line of impact, इसके इक्वल लिखोगे आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E is equals to v2 cos θ2 minus v1 cos θ1 upon u1 cos अल्फा minus u2 cos बीटा। तो फिर अब इसमें भी इलास्टिक और इनइलास्टिक आएंगे। तो अगर इलास्टिक है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और इनइलास्टिक है तो E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाएगी, है ना, 1 से छोटी रहेगी और 0 तक भी हो सकती है। एंड ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस पे। एंड दूसरा, अब आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल लिखना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ये किसके इक्वल आएगा, m1 u1 cos अल्फा प्लस m2 into u2 cos beta is equals to total linear momentum during collision along the line of impact, and it is equals to m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 cos theta 2, and perpendicular direction पे b part along tangential direction, along tangential डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है, ना तो इसमें फोर्स लग रहा है ना इसमें फोर्स लग रहा है, अलोंग द लाइन दोनों पे फोर्स लगा था। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस बॉल का भी लीनियर मोमेंटम अलग से कंजर्व होगा और इसका भी अलग से कंजर्व होगा। तो इक्वेशन ये बन जाएगी यहाँ पे m1 u1 sin अल्फा इज इक्वल्स टू m2 m1 v1 साइन थीटा 1 एंड दूसरा आ जाएगा m2 u2 साइन बीटा, m2 u2 साइन बीटा इज इक्वल्स टू m2 v2 साइन थीटा 2। तो अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन इस वॉल का लीनियर मोमेंटम कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद इक्वल रहेगा, लेकिन लाइन ऑफ इंपैक्ट के लिए दोनों वॉल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। मतलब इंडिविजुअल का नहीं लिखोगे, दोनों का मिला के लिखोगे। और ये वाले डायरेक्शन पे दोनों का अलग अलग लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स दोनों वॉल पे नहीं लग रहा है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल आप ये लिखोगे। एंड तीसरा आ जाएगा यहाँ पे इफ कोलिजन इज इलास्टिक, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। तो अगर ये कोलिजन इलास्टिक है तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन आप लिखोगे। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन is equals to total final kinetic energy just after collision। तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ऐसे लिखोगे, लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन इधर के लिए अलग लिखोगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलग लिखोगे, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को इस तरह से लिखोगे, लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन पे लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। कोई डाउट है? कोलिजन के लिए एडिशनल कंडीशन क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन इक्वल होती, तो ये इलास्टिक कोलिजन के लिए लिखना फिर। ठीक है, अगर है तो, और नहीं है तो ये सी वाली कंडीशन आएगी नहीं। समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, ए वाली कंडीशन किसी भी टाइप के कोलिजन के लिए वैलिड है, बी वाली भी वैलिड है, लेकिन सी वाली कंडीशन सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए वैलिड है। ठीक है, सिर्फ इलास्टिक के लिए। ए और बी वाली कंडीशन हमेशा वैलिड है, सी वाली कंडीशन तभी वैलिड है जब वो कोलिजन इलास्टिक टाइप का होगा। ओके, बी वाला पॉइंट एक बार बताओ। हाँ, बी वाले पॉइंट में देख, अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में दोनों बॉल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा ना अलग से। टेंजेंशियल डायरेक्शन में ना तो बॉल ए पे कोई फोर्स है ना तो बी पे है, तो बॉल ए का लीनियर मोमेंटम कोलिजन के पहले भी उतना ही रहेगा, कोलिजन के बाद भी उतना ही रहेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ऐसे बॉल 2 का, लेकिन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट फोर्स लग रहे थे ना F12 और F21, वो कब कैंसिल होंगे? जब आप टोटल सिस्टम लोगे, है ना। इसलिए अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों का मिला के लीनियर मोमेंटम कंजर्व, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में अलग अलग कंजर्व हो जाता है। समझ गए? सर काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इसमें भी रिड्यूस होगी? हाँ, ड्यूरिंग इसमें भी डिक्रीज होगी। यहाँ पे अगर इलास्टिक है तो डिक्रीज होगी, और इन इलास्टिक है तो लॉस हो ही जाएगा एनर्जी का, फिर हम बाकी का सोचेंगे नहीं इस पे। ठीक है, हेलो, ठीक है। हाँ सर। हाँ,
तो ये कोलिजन इन टू डायमेंशन, तो टू डायमेंशन कोलिजन को इस तरह से देखना है। तो इसमें फाइनाइट साइज की बॉडी है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट आप बना ले रहे हो तो इस तरह से लिखना है। और अगर आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट को ड्रॉ नहीं कर पा रहे, जैसे पार्टिकल के केस में होता है, टू डायमेंशन कोलिजन इन केस ऑफ पार्टिकल, वो भी अभी मैं बना रहा हूँ डायग्राम, उससे फिर एक्सप्लेन करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए इस पेज का? यस सर। अगले पेज पे आते हैं अपन, पेज नंबर 4 पे। Now this is page number 4. ठीक है, देखो पेज नंबर 4 में अगर पार्टिकल साइज के लिए टू डायमेंशन कोलिजन, now this is page number 4, two dimension collision of particle if line of impact is not clearly seen, मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्लियरली आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे या देख नहीं पा रहे, ठीक है ना। किस पे? टू डायमेंशन कोलिजन में। पार्टिकल के केस में ऐसा होता है जनरली। तो ये सपोज एक पार्टिकल है m1, इसकी वेलोसिटी है u1, और ये दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी आपने ये लिया, एंड कोलिजन के बाद ये ऑब्जर्व हुआ है यहाँ पे, ये y एक्सिस है और इसको आप x एक्सिस मान लो इधर पे, ठीक है। तो इट इज जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन ये ऑब्जर्व हुआ है कि एक जो पार्टिकल है जिसका मास m1 है, ये गिवन वेलोसिटी से इधर चला गया, ये θ1 डिग्री का एंगल बना, और दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 है, यहाँ पे θ2 डिग्री का एंगल बना, ये v2 वेलोसिटी से इधर चला गया। तो पार्टिकल के केस में आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट डिसाइड नहीं कर पाते या बना नहीं पा रहे, ठीक है, कि किस तरह से इंटरएक्शन हुआ, फोर्सेस कैसे लगे। पार्टिकल का साइज कितना छोटा होता है? इनफाइनाइट स्मॉल। तो अगर साइज इतना छोटा है कि आप फोर्स ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप फोर्स ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको ये कंडीशन ऐसी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लिख नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमें नहीं पता कैसा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ई डिफाइन नहीं है, आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल लिखोगे, एक्स डायरेक्शन के लिए अलग लिखोगे और वाई डायरेक्शन के लिए अलग लिखोगे। तो अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन के लिए टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन इक्वल्स टू टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो इक्वेशन क्या आएगी बेटा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू, ड्यूरिंग कोलिजन को वैसे ही लिख दो, लेकिन जस्ट आफ्टर कोलिजन में इक्वेशन बनेगी m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। और y डायरेक्शन के लिए फिर इसको कैसे लिखोगे आप? यहाँ पे y डायरेक्शन के लिए, तो y डायरेक्शन में देखो, y डायरेक्शन में इसमें तो कोई कंडीशन है ही नहीं यहाँ पे। तो टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन इक्वल्स टू टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो लीनियर मोमेंटम y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, m1 m2 u2 इंटू फिर से 0, ड्यूरिंग कोलिजन भी ऐसे लिखोगे, हमें नहीं पता, एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन किया जाएगा m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2,
माइनस साइन समझ गए, क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन पे यहाँ पे। तो बाय डायरेक्शन के लिए अलग इक्वेशन लिखोगे, एक्स डायरेक्शन के लिए अलग इक्वेशन लिखोगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, ठीक है, जिसमें आपको लाइन ऑफ इंपैक्ट क्लियरली अगर नहीं दिख रही है तो फिर ये इक्वेशन आपको एक्स डायरेक्शन के लिए अलग लिखना है और वाई डायरेक्शन के लिए अलग लिखना है। एंड तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, ये तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इफ कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक, अगर मान लो ये इलास्टिक कोलिजन है तो फिर आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये कंडीशन कब लिखोगे आप, अगर ये कोलिजन इलास्टिक है तो, और इनइलास्टिक है तो फिर लिखोगे नहीं। तो जो सबसे ज्यादा डिस्कशन है वो वन डायमेंशन कोलिजन के लिए है, टू डायमेंशन के लिए बहुत लिमिटेड कंडीशन है, और थ्री डायमेंशन को तो अपने को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो टू डायमेंशन कोलिजन जिसमें लाइन ऑफ इंपैक्ट आपको नहीं दिख रही है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप लिख नहीं पाओगे, है ना, डिसाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचता, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको एक्स डायरेक्शन के लिए अलग लिखना है और वाई डायरेक्शन के लिए अलग लिखना है, ठीक है। और अगर इलास्टिक कोलिजन है तो एक और एडिशनल कंडीशन आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, मतलब आपको कोलिजन को इस तरह से लिखना है, कंजर्व होती है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं होती तो उसको लिखोगे ही नहीं, ठीक है। Yes. क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट अभी? सर वाई Clear हो डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में जस्ट बिफोर कोलिजन में गया? जो काइनेटिक होंगी, नहीं क्या पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो होंगी ना? पोटेंशियल क्यों जीरो होगी, लीनियर मोमेंटम लिखो बेटा। हाँ सर वही वही, पी पोटेंशियल एनर्जी के लिए नहीं है, लीनियर मोमेंटम के लिए पी पोटेंशियल। हाँ वही मोमेंटम सर, मैं गलती से बोल हाँ, दिया। क्योंकि वाई डायरेक्शन में है ही नहीं ना वेलोसिटी, तो है नहीं तो इसलिए जीरो लिख दिया वहां पे, समझ गए? यस सर। और अगर रहता तो उसको लिखते। हाँ, आपको लाइन ऑफ इंपैक्ट समझ में नहीं आ रही है और जस्ट बिफोर कोलिजन अगर वहां पे दिख रहे होते आपको तो लिखते फिर उसको। तो लेकिन जब लाइन ऑफ इंपैक्ट क्लियरली विजिबल नहीं है तो अपन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट के लिए ही लिखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट इस पे? सर टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन भी जीरो रहेगा ना? क्या बेटा? टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। हाँ, जस्ट आफ्टर भी जीरो, क्यों? वाई डायरेक्शन में ना, वाई डायरेक्शन में अगर जस्ट बिफोर जीरो है तो जस्ट आफ्टर भी जीरो ही आएगा, ड्यूरिंग भी जीरो रहेगा, बट लेकिन इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी ना दोनों का सम बना के। हाँ सर, ठीक है, इक्वेशन बनाए अपन ने ऐसा। क्लियर हो गया इतना, अभी कोई डाउट है? क्लियर हो गया, कोई डाउट है? अच्छा, एक ये है बताना, मान लो आपके पास क्ले है, क्ले मतलब समझते हो ना, गीली मिट्टी। हाँ सर। उसको आप जमीन पे गिरा दो, जमीन पे चिपक जाएगी, ये किसका एग्जांपल है, इलास्टिक की इन इलास्टिक? इलास्टिक। इन इलास्टिक ना बेटा, अगर आपने गीली मिट्टी को जमीन पे गिराया वो उसी पे चिपक गई मतलब V1 और V2 की वैल्यू जीरो हो गई। V1 और V2 की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो E की वैल्यू जीरो आ गई। E की वैल्यू जीरो मतलब कब होती है, इन इलास्टिक में ना, समझ गया? E की वैल्यू जीरो कब होती है, इन इलास्टिक में होती है ना, हाँ या ना? अरे समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये किसका एग्जांपल है, उसको बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। जैसे मान लो कोई गाड़ी वाला आ रहा है, ट्रक से भिड़ गया, ट्रक के साथ साथ गाड़ी भी चिपक के चली गई, तो ये कौन सा एग्जांपल है, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल होता है ये, ठीक है, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। तो स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिए? डन सर। सर वाई डायरेक्शन फिर से बताओ ना। देख y डायरेक्शन में इसमें वेलोसिटी दिख रही है क्या, या इसमें दिख रही है क्या? नहीं ना। तो y डायरेक्शन में जो इक्वेशन लिखोगे m1 into 0 plus m2 into 0 लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन। हाँ, इसमें y डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, v1 कौन सी वाली, v1 sin थीटा 1, और इसमें कौन सी है, v2 sin थीटा 2, इसलिए m1 v1 sin थीटा 1 minus m2 v2 sin थीटा 2। ठीक है, यस सर। ओके। अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। तो कोलिजन के लिए बस इतनी ही थ्योरी है, कल अपन पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आज थोड़ा जल्दी छोड़ देता हूँ, कल अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके, और थ्योरी इतनी है। हाँ, तो थ्योरी को अच्छे से पढ़ डालो तुम लोग, नोट्स कंप्लीट कर लो इसके, थ्योरी इतनी है। ठीक है।